हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन शिक्षा शास्त्र विषय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपकी जो भी परीक्षाएं होनी हैं, चाहे वो पीजीटी की हो शिक्षा शास्त्र से, जीआईसी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आपकी परीक्षाएं 2023 में या 2024 में होने वाली हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। और मैंने साथ ही साथ देखिए फर्स्ट पेपर के लिए नेट पेपर फर्स्ट और आपका यूपीएचसीएससी जो एडवर्टीजमेंट 51 के लिए तैयारी हो रही है, तो जीएस का बहुत सारा पार्ट कवर करवा दिया है, आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही एजुकेशन की जो है यहाँ पे पीवीआईक्यू, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी आपके चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय किसी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा दर्शन के अध्ययन को उचित ठहराता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें परिभाषाओं के आधार पर हम देखते हैं। हेंडरसन एक शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने कहा शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। ठीक है, तो दर्शन का प्रयोग हम किस तरह शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने में करते हैं उससे संबंधित है। और अगर हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात करें जनरल वे में, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा दर्शन ज्ञान की वो शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर की जाती है। ठीक है, और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक जो है दृश्य को प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मतलब जो भी शिक्षा से संबंधित एस्पेक्ट्स होंगे वो किसके आधार पर मतलब उनको सुलझाया जाएगा, या अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दर्शन के आधार पे है ना। तो यही कह रहा है कि कौन सा इसमें यहाँ पर सेट सही बैठेगा। तो यहाँ देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है दर्शन पदों एवं अवधारणाओं के बीच संबंध करने में सहायक होता है। दूसरा है दर्शन शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, और फिर है दर्शन विभिन्न विषयों में प्रयोग हेतु एक साधन है नहीं। दर्शन के द्वारा हम उसके, चाहे आप पाठ्यक्रम की बात करें, शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें, या शिक्षण विधियों की, अनुशासन की, शिक्षक या शिक्षार्थी के संबंध में जो भी यहाँ पर सिद्धांत रखे जाते हैं वो दर्शन के आधार पे हैं, है ना। तो दर्शन, इसका जो लास्ट ऑप्शन है दर्शन शैक्षिक विषयों की समग्र अवधारणा को विकसित करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड जो है आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका ये ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय प्रकृतिवादी रूप से संबंधित होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट में पूछे जाते हैं, ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं और आपको फिर जो है चूज करना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए नेचुरलिस्टिक की बात कह रहा है कि कौन सा समुच्चय प्रकृतिवादी रूप से संबंधित होता है। प्रकृतिवाद यहाँ पे कह रहा है कि संग्रहालय और चिड़ियाघर प्रकृति के विषय में लोगों को सीखने की ओर प्रवृत्त करते हैं। जीवन अंततः प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। शिक्षा का लक्ष्य बच्चे को लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना है। विज्ञान अधिगम के प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सेट जो है ना, तो ये सही है। इसमें यहाँ पर इसमें ये कह रहा है कि जो आपका ये फर्स्ट है ये सही है, क्योंकि जो म्यूजियम और चिड़ियाघर हैं ये क्या है, सीखने की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन अंततः प्रकृति के नियमों से ही संचालित होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये इसका ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, विज्ञान अधिगम के प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि प्रकृतिवाद ने मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाने की बात कही है प्रकृतिवाद के सिद्धांतों में, है ना। प्रकृति के अनुसार उसको जीवन जीने की कला सिखाने के यहाँ पर सिद्धांत पे बात की है। तो इसीलिए लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करना उसको नहीं बताया है ना, ये चीज़ इसमें नहीं है इसके ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इस तरह ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपके इसी तरह से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहले यहाँ पर हंसा मेहता समिति बनाई गई थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने महिलाओं की शिक्षा में सुधार के उपाय सुझाने के लिए 1962 में
ये हंसा मेहता समिति बनी थी। ठीक है, 1962 में इसका गठन किया गया और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। इस समिति ने लड़कियों के लिए विज्ञान और गणित जैसे विषय तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने बोला कि हंसा मेहता जो समिति थी, इन्होंने ये मतलब ये कॉन्सेप्ट रखा कि जैसे कि होम साइंस है, इसको आवश्यक मतलब अच्छा बताया कि बढ़िया यूजफुल सब्जेक्ट है, पर इसको अनिवार्य नहीं बताया। इसके अलावा जैसे कि संगीत है, ड्राइंग है, पेंटिंग, इस तरह के जो और सब्जेक्ट थे उनकी भी व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं में होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने अपना विचार दिया। ठीक है, तो इस तरह से हंसा मेहता समिति ने बालिकाओं के संदर्भ में अपनी जो है सिद्धांतों को रखा था। नेक्स्ट है आपका, दर्शन की कौन सी विचारधारा इस कथन का समर्थन करेगी क्योंकि कष्ट और खुशी दोनों ही इंसान की दौलत हैं, वे उसके उत्तम शिक्षक हैं। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको चीज़ों की डेप्थ में जाना पड़ेगा, है ना। अब इसमें से बताइए ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो अस्तित्ववाद का सिद्धांत था उसमें ये था कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य निराशा एवं दुख है, इनके सिद्धांतों में कहा गया है ना। इसीलिए मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ताकि आपको चीज़ें सब पता लग जाएं। क्योंकि ऐसे तो आप पढ़ ले जाते हैं लेकिन चीज़ें पता नहीं लगती हैं कि क्वेश्चन किस तरह से कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं ना, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़रूरी है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथ ही साथ हम PYQ और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हुए चलते हैं ताकि चीज़ें आपको पता रहें। तो यहाँ पर देखिए ये कहा था अस्तित्ववाद ने, अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव जीवन निराशामय और दुखमय है, मतलब उन्होंने दुखों का कारण बताया। वो जीवन भर इनका सामना करता रहता है और इनसे बचने का प्रयत्न करता रहता है। ठीक है, तो कष्ट और खुशी दोनों ही इंसान की दौलत है, ऐसा इन्होंने अस्तित्ववाद ने कहा। ठीक है, तो इस तरह से, और बाकी तो इसमें देखिए आपका ये तो इजी था कि मतलब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आंसर चूज कर सकते हैं, क्योंकि ना तो प्रकृतिवाद में ऐसा कहा गया, ना आदर्शवाद में, ना ही प्रयोजनवाद में। ठीक है, तो ये आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की समस्याओं का हल करते समय कौन से समुच्चय मार्क्सवादी झुकाव वाले शिक्षक का समर्थन करेगा। तो अब देखिए डेप्थ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो जिसमें कि आपको थ्योरी के साथ ही साथ उसके की पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको नोट्स बनाने को कहती हूँ ताकि आपको चीज़ें पता रहें और वो एक बार क्विक रिवीजन जब करना हो तो दिक्कत ना हो, क्योंकि ना ही इतनी पूरी 100 वीडियो आप देख सकते हैं और ना ही जितनी भी 5-10 किताबें होंगी वो आप पूरी पढ़ सकते हैं ना। तो इसीलिए नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्क्सवादी जो सिद्धांत था, मार्क्सवाद के अनुसार इन्होंने बताया कि शिक्षा 3 प्रकार की होनी चाहिए, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक और प्रशिक्षण और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण। मतलब इनका जो पूरा जोड़ था वो शिक्षा के उद्देश्य में ये था कि वर्ग विहीन समाज का विकास किया जाए, भौतिकवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य था, और तकनीकी ज्ञान और उत्पादन क्षमता का विकास होना चाहिए, ये मेन था। ठीक है, अब इसके आधार पे आप बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से आंसर इसके सही होंगे, कौन कौन से सबसेट यहाँ पर। तो इसमें देखिए शिक्षा का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज के निर्माण में मदद करना है। ठीक है, और उसके बाद है विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज के विकास में सहायता करना। फिर है आपका समाज की प्रगति का आशय शिक्षा के साधन में परिणामी परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन क्षमता से जो बात कही है ना, इसी से मतलब है कि समाज की प्रगति किस तरह से साधनों में परिणामी परिवर्तन दे दिए। ठीक है, तो ये हो गया, कुछ की पॉइंट्स को ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो शिक्षा के उद्देश्य अगर आप देखने जाएंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, है ना। लेकिन हम बात करेंगे जो खास, मतलब हर किसी जो भी आपकी फिलॉसफी के जो भी स्कूल्स हैं, मतलब जो भी दर्शन है, इनकी सबकी अपनी एक विशेषता है, तो उन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है। अच्छा क्वेश्चन है, इस कथन की पुष्टि किस दर्शन द्वारा होती है। अब देखिए यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से क्या पूछ रहा है और किस दर्शन से संबंधित हो सकता है। तो सर्ग और प्रलय की बात करें तो ये जो था ये आपकी सांख्य दर्शन से संबंधित है ना। सांख्य दर्शन प्रकृति को ही संसार का मूल कारण मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर सांख्य दर्शन क्या है, तत्व प्रधान दर्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, कुल 25 तत्व माने गए थे, जैसे कि केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति विकृति मतलब उभय रूप में, और ना प्रकृति ना विकृति। ठीक है, अनुमेय रूप जिसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको टेबल बना के दिया गया था
और आपको पूछा था कि इसमें प्रकृति में क्या आएगा, खाली प्रकृति आएगा, प्रकृति पुरुष दोनों आएंगे, किस तरह से आएगा, है ना। तो अगर बात करें तो प्रकृति में प्रकृति आता है। प्रकृति और विकृति की बात करें तो इसमें आपका महत मतलब बुद्धि, और आपका शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये मतलब 5 तन्मात्राएं आती हैं, ठीक है, और एक महत बुद्धि। और आपका इसके बाद आता है केवल विकृति, तो एक मन, दूसरा नंबर पे 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, फिर 5 कर्मेंद्रियां, और उसके बाद 5 मृत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ठीक। ना प्रकृति ना विकृति मतलब पुरुष। पुरुष क्या है, ये कार्य कारण से भिन्न माना गया है ना। तो सांख्य विद्यालय ये मानता है कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से भिन्न है, जैसे कि विषय और वस्तु। और यहाँ पर कह रहा है सर्ग और प्रलय, तो ये हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं। सांख्य दर्शन में ही आपका प्रलय आता है। ये जो इतनी 25 तत्व बताए गए, किस तरह से प्रकृति आती है, फिर विकृति आती है, मतलब किस तरह से इससे जो है प्रकृति और पुरुष का यहाँ पर कैसे जो है सृष्टि का रचना होती है, किस तरह से प्रलय होता है ना। तो अब प्रलय का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रलय का मतलब है ब्रह्मांड का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना, ठीक है। मतलब कि अगर किसी का, जैसे कि भारतीय सनातन परंपरा जो है, इसके अनुसार किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो उसका नाश भी निश्चित होता है। तो यही कह रहा है कि ये ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये किसकी बात है, ये सांख्य दर्शन के संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका सांख्य दर्शन से संबंधित है, और इसके प्रतिपादक कौन है, कपिल है, ठीक है। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि है। अब देखिए अगला है बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले शिक्षक द्वारा किसी शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में किस अवश्य करणी का समर्थन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें है ऑप्शन, देखिए शिक्षक गुरु जो है ईश्वर से भी गुरुतर है, अतः उनका अनुसरण करें, हमेशा जीवन में उत्तम पाने का प्रयास करें, जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने, या अनुभव महान शिक्षक होते हैं। अब किसका जो है समर्थन करेगा कोई जो भी बौद्ध दर्शन से संबंधित शिक्षक होगा। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध दर्शन के जो यहाँ पर शिक्षक के संबंध में जो बात कही गई कि बौद्ध शिक्षा में वही व्यक्ति शिक्षक हो सकता था जिससे 4 आर्य सत्यों का ज्ञान किया हो और अष्टांग मार्ग का अनुसरण किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसी शिक्षक को यहाँ पर महान बताया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने, है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब देखिए चीज़ों को ऐसे समझ के उसका कंक्लूजन निकालना है कि किस तरह से बात कही जा रही है और हमें कैसे इसका राइट ऑप्शन कैसे मिल पाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी की हेल्प हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये मैचिंग लिस्ट से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शैक्षिक चिंतन इधर इस लिस्ट में है और उसके बाद इनकी कृतियाँ हैं। अब गांधी जी की है, तो गांधी जी की थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी को पता है ना। तो रचनाएं जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है टैगोर की है यूनिवर्सल मैन, ठीक। और फिर है अरविंद की सावित्री है इसमें, तो ये इनसे रिलेट हो जाएगा। और विवेकानंद की है यहाँ पर प्रैक्टिकल वेदांत, इससे ये संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जब आपने पूरी चीज़ें पढ़ रखी होंगी और वो बहुत ही डीपली, तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन स्कूल ने किस मुख्य सिद्धांत का समर्थन जो है किया था यहाँ पर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये सभी के आपके स्कूल में है, चाहे पीजीटी की आप परीक्षा दे रहे हो चाहे जीआईसी की दे रहे हो, तो ये सभी से संबंधित है। तो ये है आपका प्रकृतिवाद से, है ना। यहाँ पर टैगोर का जो शांति निकेतन था ये प्रकृतिवाद से संबंधित है। इन्होंने प्रकृति के बीच में ही रहकर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की थी, है ना। और बाकी डिटेल हम लोग अलग पढ़ेंगे जब हम लोग पूरा यहाँ पर से जो है कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करेंगे, तो बाकी चीज़ें हम साथ में लेके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन के साथ कराती हूँ तो फिर कोई उसका वो नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो ब्रीफ डिटेल होता है वो आपको यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी पीजीटी या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे सब पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुकुल काल में कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग किया जाता था। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ही पीजीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब हो सकता है हाई लेवल भी कर दिया जाए, क्योंकि
दिन पर दिन क्वेश्चन जो है पेपर से टफ होते जा रहे हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि कठिन भी हो सकता है, लेकिन ये पहले आया था 2016 वगैरह में। तो यहाँ पर देखिए प्रयोगकार एक्सपेरिमेंटल वर्क यहाँ पर नहीं होता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये यूपीपीसीएस जीआईसी में आया था 2021 में। वैदिक काल के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही मैं यहाँ पर लेती हूँ ताकि आपको चीज़ें और भी पता लग जाए साथ ही साथ, है ना। क्योंकि हो सकता है एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसी से मिलता जुलता आ जाए तो आपके लिए हेल्पफुल हो। वैदिक काल की बात कह रहा है और इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सही है कि नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें है आपका जो उपसंपदा संस्कार है, ये चीज़ यहाँ वैदिक काल से संबंधित नहीं है। ये जो है आपका, इसका राइट ऑप्शन उपसंपदा संस्कार होगा, क्योंकि वैदिक की बात कह रहा है, ये बौद्ध काल से संबंधित है, जो शिक्षा समाप्त होने पर किया जाता था, उपसंपदा, ठीक है। अब ये जो है बाकी आपके चाहे चोल संस्कार हो, उपनयन हो या समावर्तन, तो ये आपके यहाँ पर ये वैदिक काल से संबंधित हैं। उपनयन में क्या होता था, उपनयन संस्कार जो होता था इसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी कह सकते थे, और ये जो है शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व किया जाता था, ठीक है। किन कौन से बालक नहीं जो है शिक्षा यहाँ पर इस संस्कार में शामिल होते थे, शूद्रों को अधिकार नहीं था कि इनको उपनयन संस्कार का अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार इस तरह से कहते थे। तो ये भी आपका वैदिक काल से संबंधित है। यहाँ पर ब्राह्मणों को 5वें वर्ष में, क्षत्रिय को 6वें वर्ष और वैश्य को 8वें वर्ष में विद्याध्ययन प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर विधान था, ठीक है। अब ये देखिए चोल संस्कार क्या था। चोल संस्कार ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, इसी को चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते थे, है ना। तो जैसे मुंडन होता है ना, उसी तरह का ये संस्कार होता था, इसी को चोल संस्कार कहा गया, है ना। जल्दी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये चीज़ें मैं ऐसे लाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार क्या होता था, शिक्षा समाप्त होने पर होता था, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये तीनों ही वैदिक काल से संबंधित हैं, ठीक। अब देखिए अगला है यहाँ पर x और y दो चरों के बीच महत्वपूर्ण संबंध दर्शाता है। तो x और सह संबंध की बात कह रहा है, मतलब एक में अगर एक वेरिएबल में परिवर्तन होगा तो दूसरे में भी होगा, मतलब x और y साथ साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन, इस तरह के ये टाइप्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ सवाल आपके सांख्यिकी से संबंधित पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी आते हैं और आपके नेट वगैरह में तो आते ही आते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई करके आए हैं, तो इस तरह से ये सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम की मुख्य विशेषता क्या थी। तो बुनियादी शिक्षा या नई तालीम जो है शिक्षा, इसमें क्या था, गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा दी गई थी, और ये कैसी थी, उद्योगों पर आधारित शिक्षा पे यहाँ पर बल दिया गया था। मतलब कि जो बालक है वो उसको किसी न किसी हस्तशिल्प में उसको निपुण बनाया जाए और इस तरह से उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्वावलंबन की भावना विकसित करना नई तालीम की मुख्य विशेषता थी, ठीक है। तो यहाँ पर स्वावलंबन की भावना मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए बालक, और बुनियादी शिक्षा में भी यही बात कही गई थी। तो और इससे जो संबंधित कमेटी थी कौन सी, जाकिर हुसैन समिति, ठीक है। और इसी को एक और नाम वर्धा शिक्षा स्कीम भी कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना। तो कई नामों से इसको जाना जाता है, आपका किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, तो किस सेक्शन में ये कहा गया था। तो ये कहा गया था आपके 21A में, ठीक है। यहाँ पर जो 21A सेक्शन है इसमें कहा गया संविधान के 86वें 86 जो है 86 में संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, इसके द्वारा 21A जो है यहाँ पर सेक्शन जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा के मूल अधिकार को बनाना ऐसा शामिल किया गया था, ठीक है।
और ये था आपका संविधान के भाग 3 में ये जो है रखा गया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा का जो अधिकार था ये 21A में हुआ। कब हुआ था, कौन सा अधिनियम, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। कितने वर्ष के बालकों के लिए था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए यहाँ पर शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एजुकेशन से संबंधित हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।